ठीक है, आप अब बिहार का परिचय दीजिए कि बिहार कैसा राज्य है, बताइए। सर, बिहार एक बहुत ही पुराना सभ्यताओं से जुड़ा हुआ राज्य है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांति प्रिय राज्य रहा है। ये यहाँ पे बहुत सारी सब जनपद थे, जिसमें कि वज्जी जनपद विश्व का सबसे महान और सबसे बड़ा जनपद मगध जनपद रही है। बिहार अध्यात्म से लेके अपने इस आज़ादी के मूवमेंट में भी बहुत सक्रिय योगदान दिया है। प्रथम आंदोलन महात्मा गांधी जी ने यहीं से शुरू चंपारण से किया था। हम्म, उसके बाद से सर बिहार थोड़ा सा पिछड़ता चला गया। कुछ यहाँ की समस्याएं थी जो समाधान नहीं की जा सकी। यहाँ पे इंडस्ट्रीज ना आ सकी। इसका वजह बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी बिहार अभी भी कल्चरल और रूप से काफी डाइवर्स है। यहाँ पे बिहार के हर एक गांव में दोनों बहुत सारे कम्युनिटी जैसे हिंदू और मुस्लिम हमेशा से एक साथ रहे हैं। चलिए यहाँ ठीक है। पे कम्युनल वायलेंस बहुत कम है। अब अब बिहार की वो वजहें बताइए जिनको आपने इंटरव्यू में कहा कुछ वजहें जिनके कारण विकास जी हो गया, जी बताइए। सर, कुछ लैंड रिफॉर्म्स आए आज़ादी के बाद, जो बिहार में सही से लागू नहीं किया गया, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है। सरकार ने कुछ इंसेंटिव वैसे बिजनेस सेक्टर को जारी किया जो यहाँ से माल ले जाके कहीं और प्रोडक्शन करते थे। इसलिए वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज ना लग सकी। यहाँ पे मिनरल्स, पहले जब बिहार झारखंड एक था तो मिनरल्स भी थे, लेकिन इंडस्ट्री का उतना विकास नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। फिर झारखंड बाहर होने के बाद भी यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे मतलब इंडस्ट्रीज नहीं आ सकी, क्योंकि कुछ क्लाइमेटिक रीजन थे अगर और आप जियोग्राफिकल रीजन थे। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाए और बिहार का नाम लिया जाता है तो दिमाग में जी चित्र बनता है भूखे नंगे लोग, गुंडा, मोबाइलियों का अड्डा और अशिक्षा से भरा हुआ राज्य और भुखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट झेलता हुआ एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला तबका। तो आप जी। इन सब बातों से क्या सहमत करते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल सहमत नहीं करता हूँ। इसके पीछे जस्टिफिकेशन दीजिए क्यों सहमत नहीं होते हैं। हमारे पास इन सभी का सर डाटा है कि नंबर वन पे अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में है। बिहार पूरे देश में जाके लोगों को जी रोजगार देता है, मजदूर देता है। और शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे है, ये डाटा है। तो आप कैसे हमारी बात से नकार दिए? सर, बिहार पिछड़ा है तो ये साथ ही काफी मेहनती राज्य भी है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी निकले हैं। बिहार के जो भी लोग हैं ये इन्हीं के मतलब मेहनत की बदौलत बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है। एक हमारे यहाँ डेवलप ना होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज ना होना ही है। नहीं तो चलिए अगर ठीक यहाँ है। पे इंडस्ट्रीज होती। अब ये बताइए, आपके आईबीएम में आने की मुख्य वजह क्या है? 1 लाख रुपए की सैलरी या फिर और कोई आपका उद्देश्य है? सर, बेसिक रीजन तो यही है कि अभी हमें एक जॉब चाहिए सर। और उसके बाद मेरा ऐसे जॉब से हमेशा। सॉरी सर, कंटिन्यू सर। आप ईयरफोन हटा लीजिए। सर एक मिनट सर, साइलेंट कर देता हूँ। हेलो सर, आई एम हाँ। ऑडिबल? यस, बताइए। हाँ सर, सबसे बड़ी वजह है कि अभी हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और उसके बाद सर मैंने हमेशा ऐसा जॉब करना चाहा है जहां से हमारी सर्विस हमारे देश को डायरेक्ट कंट्रीब्यूट हो। फिर आईवी का जो वर्क प्रोफाइल है वो काफ़ी डायनामिक है। हमें विभिन्न सेक्टर, विभिन्न सारे बहुत सारी एजेंसियों के साथ मिलके फील्ड वर्क है। देश के अलग अलग हिस्सों में जाके वहाँ की कल्चर, कम्युनिटी डाइवर्सिटी को देखने को मिलेगा, वहाँ की प्रॉब्लम को समझने और समाधान करने का मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ी वजह है सर। फिर मैंने हमेशा डिफेंस एस्पायरेंट रहा हूँ, तो हमें डिफेंस में न जाने का मौका मिला, तो ये भी एक हमें बहुत अच्छा मौका था जहाँ से मैं अपने देश की रक्षा सुरक्षा को देख सकूं। ये
चलिए, आपने बता दिया, बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत ईमानदार हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली आपने, लेकिन आप मुझे सिद्ध करके बताइए अभी अभी कि आप एक देशभक्त और एक ईमानदार इंसान हैं। सर मैंने अब तक ऐसा हमारे ऊपर कोई ये नहीं सर, क्या सर, इसको मैं नहीं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ सर, सॉरी जो सर। भी आपके मन में बातें आ रही हैं बताइए। सर मैं, जो भी हमें अब तक ड्यूटी मिली है, जो हमारे देश की रक्षा सुरक्षा हो या फिर संविधान से जुड़ा हुआ हो, जब भी मैं झंडा को तिरंगा को देखता हूँ, वहाँ एक बार सैल्यूट जरूर करता हूँ। जहां भी राष्ट्रगान चल रही होती है, मैं अपने पूरा हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ सीधा करके खड़ा हो जाता हूँ। मैंने अपने हमेशा संविधान की रक्षा के दौर करने की कोशिश की है। अपने जहां भी सोसाइटी में कुछ गलत देखा है, दो कम्युनिटी के बीच टेंशन या कुछ भी देखने को मिला है, तो मैं आगे बढ़ के लीड करके मैं उसे समाधान करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये कोई बड़ा मैटर ना हो, हमारे देश की संविधान या फिर हमारे आन बान शान में किसी द्वारा दाग न लगाया जाए। मैं इस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारी देश की जो भी इंटीग्रिटी हो वो हमेशा बनी रहे। बहुत एक अच्छे, विद्यार्थी होने के नाते मैं जो भी कर सकता हूँ सर, मैं वो सब अब तक किया हूँ सर। बहुत अच्छे, इसीलिए उत्तर दिया करिए। मैंने आपको टोका, आपने कितना अच्छा उत्तर दिया, है ना। थैंक्स। आप थैंक्स। डरिए नहीं, सवाल जवाब को रोकिए मत। आपने जो जवाब दिया उसको मैं कुछ इस तरह से फ्रेम कर सकता हूँ कि जी। श्रीमान जी, मैं संविधान के द्वारा दिए गए सभी मौलिक अधिकारों का उपयोग करते समय मौलिक कर्तव्यों का भी पूरा ध्यान रखता हूँ, और मौलिक कर्तव्यों में जितनी भी बातें बताई गई हैं मैं उनका शब्दशः अक्षरशः पालन करता हूँ। और फिर इसके आगे जो आपने सोसाइटी के लिए काम बताया वो सब उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। फिर आपसे मैं एक एग्जाम्पल जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा कौन सा बहादुरी का काम किया कि मैं जान सकूं कि आपको देश के लोगों के प्रति चिंता का भाव है। जी। सर हाल फिलहाल में जब कोरोना के वक्त जमात वाली घटना हुई थी सर, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत सारे खाई बन गए थे। बहुत सारी कम्युनिटी उनको, हमारी हिंदू कम्युनिटी उनको अवॉइड कर रही थी आने जाने सब कुछ से। तो मैंने आगे बढ़ के लोगों के बीच में ये संदेश दिया, लोगों को समझाया कि जो गलती करते हैं वो हर कम्युनिटी के हर लोग नहीं करते हैं। जहाँ जो लोग किए हैं ये उनके साथ होना चाहिए। हम अपने गांव में पूरा सद्भाव बनाए रखने की कोशिश किया। हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी को उस दौरान और जान से जबरदस्ती बुलाया, उनको नाश्ता पानी कराया, बात विचार उनसे जारी रखा। उन्होंने पूछा भी कि मेरा अगर आना गलत नहीं है, सही नहीं है, तो मैंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। और अपने समुदाय में जो जो लोगों के बीच दिमाग में ये बैठ चुका था कि नहीं ये उन्हीं लोग का गलत है, किया हुआ है, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे। सर ये मैंने लेटेस्ट किया है, जो मतलब मैं एग्जाम याद है एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैंने अपने समाज के लिए और देश की सद्भावना बनाए रखने के लिए की है। चलिए ठीक है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में किसान कानून को रद्द करने का घोषणा किया हुआ है ना। जी। और पीछे उन्होंने कुछ जी। उपचुनाव में हार भी झेली हुई है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने बैठ के मीटिंग की होगी, भैया हम बहुत हार रहे हैं, तो आगे चुनाव फिर होने वाला है, यूपी में होने वाला है और 4 राज्यों में होने वाला है, तो ऐसा वापस ले लो, नहीं तो फिर हार जाएंगे। मेरी इन बातों से आप कितना सहमत हो, कितना असहमत है। सर चुनाव के लिए कृषि बिल लिया जाना ये कोई बड़ा मैटर नहीं है सर। सर ये ऐसा नहीं हुआ है। कृषि बिल जब से आई थी बहुत बड़ा मास लेवल पे एजिटेशन हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे किसान बंधु मारे गए। इससे लोगों का, देश में किसान लोगों का, या फिर बेसिकली जो पंजाब के किसान, हरियाणा किसान थे, उनको देश के संविधान और देश के सरकार के साथ जो अपना जुड़ाव था वो टूटता जा रहा था। रक्षा सुरक्षा को भी खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि इस किसान आंदोलन के आरंभ में आईएसआई द्वारा खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट करने की बात सामने आई थी, जो इंटेल रिपोर्ट बता रही थी। इस तरह की बहुत सारे विदेशी एजेंसीज थी जो इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी किसान आंदोलन का। ये रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रख के बेसिकली इसको वापस लिया गया है, ताकि
ये जो आंदोलन है, और लोगों को इससे संविधान में विश्वास और सरकार में, सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा। ये भी चलिए मुख्य ठीक मुद्दा है। है किसान आंदोलन को वापस, किसान कृषि बिल को वापस लेने का। ठीक। अभी कुछ समय पहले पेगासस नाम की स्पाईवेयर की बात चली थी, जिसमें बताया गया था कि सरकार ने हम देशवासियों के आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया हुआ है। तो इस बात को समझाइए। जी। जी। सर, पेगासस जो बात सामने आई थी, जिसमें हमारे देश की भी एक मीडिया संस्थान द वायर जुड़ी हुई है पेगासस के खुलासा से, लेकिन इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि सरकार ने हमारे देश में, सरकार द्वारा ऐसा कही कही है, सरकार ने भी स्वीकारा है कि हम अपने देश की जनता के निजता और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं, और सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। ये ऐसा कहीं मतलब प्रमाण नहीं दिया गया है कि सरकार ने लोगों को जासूसी की है। नाम नहीं आया अब है, लेकिन ऐसा नहीं है देखिए, कहीं भी रिपोर्ट की देखिए सरकार ने की है। ये सरकार तो प्रमाणित करेगी नहीं, क्योंकि चोरी तो उन्होंने ही की है। उन्होंने राहुल गांधी के मोबाइल पे पेगासस डाल दिया, बहुत पत्रकारों के मोबाइल पे पेगासस डाल दिया, अपोजिशन के कई बड़े लीडर के मोबाइल पे पेगासस डाल दिया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये घटना न्यूज में ना आती। ये हुआ है तभी घटना न्यूज में आई है। ठीक है, तो आप तो इस सच से बच नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। जी। आप बताइए। सर, अगर ऐसा कुछ है, अगर सही में अगर सरकार द्वारा की जा रही है, तो अगर सुरक्षा कारणों से वैसे लोगों के खिलाफ की जा रही है जो गलत गतिविधि में हैं, तो उनके लिए सही है। लेकिन अगर मीडिया, पत्रकार और विरोधी लेकिन फिर ऑपोजिशन हमारे ऑपोजिशन राइट टू ऑपोजिशन प्राइवेसी आर्टिकल 21 का क्या होगा, जो संविधान हमें प्रदान करता है। हम भले ही आतंकवादी और देशद्रोही क्यों न हो, राइट टू प्राइवेसी संविधान के द्वारा मिलता है भारत के सिटीजन को। राहुल गांधी इतने बड़े आतंकवादी तो है नहीं कि उनके ऊपर जो है पेगासस से जासूसी करवा दी जाए। जी। बताइए। जी। हाँ, तो ये गलत है सर। इसके लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराना चाहिए सर, तो ठहराया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि। चलिए ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, जो हमारे देश की कोस्ट लाइन है उसकी हेलो सर। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या जी। क्या हैं। रिपीट सर। ओके। भारत का जो कोस्टल लाइन है साउंड उसमें, में प्रॉब्लम आ रही है सर। भारत का जो कोस्टल लाइन है उसके जी जी सिक्योरिटी जी चैलेंजेस क्या क्या हैं। जी जी। सर, हमारे देश में 7,500 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन है, जो बहुत बड़ा है। तीनों तरफ से कोस्ट है, तो इसका सुरक्षा की जिम्मेवारी 3 लेयर पे की जाती है। एक स्टेट की तरफ से, दूसरा सेकंड लेयर कोस्ट गार्ड की तरफ से, और थर्ड लेयर इंडियन नेवी की तरफ से। फिर भी इतनी बड़ी कोस्टल होने की वजह से कहीं जगह, कुछ जगह पोरस रह जाते हैं, जहां से आए दिन आतंकी लोग, जैसे 26/11 हुआ, घुस ही आते हैं। साथ ही इलीगल इमिग्रेंट भी और तस्करी भी होती रहती है। और साथ ही कोस्टल लाइन पे मछुआरों के साथ भी, पड़ोसी देश के साथ झड़प होती रहती है। जैसे हमारे तमिलनाडु के मछुआरे को श्रीलंका के सिक्योरिटी अधिक एजेंसियों द्वारा पकड़ ली जाती है बार बार, और साथ ठीक ही है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो तो आप उनके लिए भी इन व्यवस्था की जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इन समस्याओं का समाधान बताइए। क्या सोच पाते हैं समाधान के मामले में। सर, सबसे पहले तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कोस्टल पुलिस स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए। कोस्ट गार्ड को अधिक से अधिक संख्या में इंटरसेप्टर नाव और विमान अवेलेबल कराया जाना चाहिए, ताकि और उनकी संख्या बल में भी वृद्धि की जानी चाहिए। और कोस्टल जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी कोस्टल से जुड़े हुए स्टेट हैं, उनकी पुलिस को भी थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दी जानी चाहिए, अवेलेबल करवानी टेक्नोलॉजी चाहिए, इंप्रूवमेंट करनी ताकि वो चाहिए, अपने राज्य की तरफ से है ना। जी, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की जानी चाहिए, ताकि वो अपने राज्य की तरफ से कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, ख्याल रखें। ओके ठीक है। अभी बताइए,
किसी क्षेत्र में दंगा होने की आदर्श दशाएं क्या क्या हो सकती हैं? सर, अभी वर्तमान में दंगा होने का सबसे मुख्य वजह यही दिख रही है कि फेक न्यूज जो सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती है और हेट स्पीच है। ये हेट स्पीच और फेक न्यूज की वजह से दंगा हो जाना ये आम बात हो गई है। जैसे हम हाल फिलहाल में त्रिपुरा में देखे हैं, फेक न्यूज की वजह से एक बहुत बड़ी दंगा हो गई है। तो अभी सबसे आदर्श दशा यही है कि दो कम्युनिटी के बीच में अगर कोई थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको फेक न्यूज ये ठीक है। अब आप ये बताइए कि अगर आपके क्षेत्र में आसपास कहीं दंगा हो जाए और आपको उसे नियंत्रित करने के लिए भेज दिया जाए, तो आप इमीडिएट क्या क्या मेजर्स लेंगे? सर, सबसे पहले अगर मैं वहाँ का अधिकारी रहूंगा तो मैं वहाँ पे इंटरनेट की पहुंच को काटूंगा और पावर सप्लाई काटूंगा, ताकि जो हेट स्पीच और जो फेक न्यूज है वो फैलने से रोका जा सके। फिर बाहर से आने वाली जो भी मीडिया होगी जिनके द्वारा भी टीवी के माध्यम से फैलने की दंगा फैल डर होती है, तो उन मीडिया हाउस को तत्काल में रोकने की कोशिश करूंगा जब तक कि ये कंट्रोल न की जाए। फिर मैं दंगा इलाकों में जाके दंगाइयों को पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और फिर जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर कोई वांटेड है उनको हॉस्पिटलिटी करवाई जाएगी। फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दो समुदाय के बीच में बात करके उनको समझा के इस दंगा को शांत किया जाएगा। उसके बाद जो भी क्षतिपूर्ति हुई है तो जो गलत किए हैं उनसे क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। ठीक। तो आप हमें ये बताइए, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में क्या फर्क ये सर इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ है, यही है कि अभी क्या है जो हमें जानकारी व्हाट इज हैप्पीनेस कैसे अंदाजा लगाए, उसका आउटकम का गणना कर ले, एनालिसिस करे कि इससे क्या क्या हो सकती है और इसके कैसे रोका जा सकता है। फिर है? उससे जुड़े हुए जो ठीक भी हमें ठीक सुरक्षा उपाय करनी है उसका उपाय ठीक करके संबंधित एजेंसी को इन्फॉर्म करा, मतलब अवेलेबल करवाना ही इंटेलिजेंस को। ठीक है। अब आप हमें बताइए, काउंटर इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस फेलियर क्या क्या है? कि जो है काउंटर इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस फेलियर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है? काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रही है, तो हमारी ऑपोजिशन इंटेलिजेंस एजेंसी से बचाने के लिए इस प्रोग्राम को जो उपाय किए जाते हैं उसे काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं। और इंटेलिजेंस फेल्योर का मतलब ये हुआ कि हमें जो कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, अगर हम उसके काउंट करने में, उसका एनालिसिस करने में फेल रहते हैं, जैसे कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली और मैंने कार्रवाई किया लेकिन पता चला कि वो इंफॉर्मेशन वो जो होनी चाहिए उससे सीधा विपरीत है, तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर बोलेंगे सर। तो काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम का एक एग्जांपल दीजिए हमें। सर, अपना पोखरण 2 जो विस्फोट कराया गया था ठीक है। उसमें हमने ठीक सबसे बड़ा एग्जांपल ठीक। दिया अब काउंटर आप हमें इंटेलिजेंस का। बताइए कि एनएसए क्या होता है, एनएसए कौन होता है? सर एन सर मैं स्टार्ट करूं सर? हाँ बताइए। सर, एनएसए 1980 में लाया गया था पहली बार। एनएसए के नहीं तहत नहीं, सरकार किसी वो भी, कानून नहीं पूछा है मैंने। आप हमें ये सर बताइए, बता रहा हूँ सर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? वो इसका क्या एनएसए रोल कौन होता है? है? क्या रोल होता है? वो ये कैसी जॉब होती है? इसको किस रैंक का अधिकारी बनाया गया है, बताइए। जी सर, इनसे कैबिनेट लेवल के अधिकारी होते हैं सर। इनका सारे सिक्योरिटी एजेंसीज और जो सर एनएसए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के बीच कड़ी का काम करते हैं। जो भी सुरक्षा एजेंसियों की जो कार्य होती है
ये सरकार को सूचित करना और उनसे आज्ञा दिलवाना एनएसए का कार्य होता है। आपका वीडियो नहीं आ रहा वीडियो नहीं आ रहा है सर, है। पता नहीं सर, नेट तो सही है लेकिन आज बहुत वीडियो ज्यादा वाला टच प्रॉब्लम आ रही है। करिए जिसमें वीडियो वाला बना है। चल रहा है, अब नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है सर। चलिए ठीक है, बोलते रहिए। अब आप हमें ये बताइए, अभी भी जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए और सीबीआई से कैसे अलग है? जी सर, एनआईए और सीबीआई को पुलिसिंग पावर दी गई है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पुलिसिंग पावर नहीं है। ये सबसे बड़ी दोनों के बीच में अंतर है सर। एनआईए को एक एक्ट के तहत लाया गया है जो 26/11 के बाद बनी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ऐसा कोई एक्ट नहीं है। इसके बारे में कुछ ज्यादा सूचना अभी। थोड़ा एक दो सवाल जी और करेंगे क्योंकि अगला शेड्यूल लग गया है ना, वो चालू हो जाएगा। जी 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 और जी जो आपके 3-4 सवाल छूट रहे हैं आज, मैं इनको कल मोबाइल में डिस्कशन के दौरान कर लूंगा, ठीक है? जी आप अपने जीवन के जी दो सुखद अनुभव बताइए। जी जी तो मैंने ग्रेजुएशन पास किया था, और दूसरा जब मेरा ये आईबी का रिजल्ट आया इंटरव्यू में जाने के लिए, सबसे दूसरा ये सबसे बड़ा सुख था। और और पहला अपने सुख होने का वजह है कि सर ग्रेजुएशन हो चुका था कि बहुत जी अपने जीवन की कुछ जी गलतियां बताइए हमें। सर, सबसे पहला गलती ये है कि मैंने इंटर का एग्जाम दोबारा देने की डिसीजन लिया, और दूसरा डिसीजन मैंने जो यूनिवर्सिटी चेंज किया, वो ये दोनों मेरा सबसे गहरा दुख मतलब गलत डिसीजन रहा, जो जिस वजह से मेरा बहुत कुछ बर्बाद हुआ था। चलिए ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ और इस पर आप बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लीजिए। आप एक सीनियर आईबी ऑफिसर हैं और आपको जी जम्मू जी कश्मीर के बालकों को सुधारना है, और वो बालक पत्थरबाजी करने वाले बालक हैं, आतंकवादी को पनाह देने वाले बालक हैं, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने वाले बालक हैं,